नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। चुनौती अपार, नई टीम कितनी तैयार। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपनी कार्य समिति की घोषणा की, मध्य प्रदेश कार्य समिति की, और उसके बाद अब एक नई टीम तैयार की जिसमें अलग अलग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अलग अलग स्थानों के प्रभारी बनाए गए। लेकिन जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भारी है, और भारी का मतलब ये भी है कि जिस तरह से हर वर्ग को स्थान देने की कवायद इसमें की गई है, जो नजर आ रहा है, उससे लगता है कि अब बीजेपी 2023 की तरफ आगे बढ़ चली है। आप चेहरा देख रहे होंगे, ये तमाम तरह के चेहरे हैं, जिनमें चाहे हम बात करें चिंतामणि मालवीय की, जिनको बुद्धिजीवी वर्ग का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कविता पाटीदार को इंदौर से लाकर भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। भगवान दास सबनानी इंदौर देखेंगे। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति मोर्चा में शहडोल संभाग के प्रभारी हरिशंकर खटीक को बनाया, ओबीसी मोर्चा में रीवा संभाग के प्रभारी रणवीर सिंह रावत को बनाया है, किसान मोर्चा में जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी सरदेंदु तिवारी को दी गई। आईआईटी और सोशल मीडिया प्रभारी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल होंगे। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा को झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया। राहुल कोठारी विशेष संपर्क समन्वय देखेंगे। और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ नाम है जो आपके सामने, बाकी पूरी एक टीम तैयार की गई है। और टीम का मकसद यही होगा कि कैसे हम लोगों के बीच पहुंचे, चाहे वो आम जनता हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, हर वर्ग में एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई। इसका मतलब क्या माना जाए? क्या 2023 की रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है? जरा सुन लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा क्या कह रहे हैं इस सूची आने के बाद, और फिर उस पर कांग्रेस ने क्या कहा, यह भी सुनिए। हमारी अपनी पद्धति है, उस पद्धति पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम करती है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता उसको काम मिलना चाहिए। तो हमारा तो सिद्धांत है कि प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम उसको मिले। तो ये उसी प्रोसेस में सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और अन्य प्रकार के जो हमारे काम हैं, उन सारे कामों की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां तय हुई हैं। और आगामी समय में भी कई प्रकार के और काम हैं जिन कामों के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि हर कार्यकर्ता किसी न किसी काम में लगाए। तो वो अपने उस काम की पद्धति को लेकर के ही हमारे काम का विभाजन हुआ है। हम कभी अपने विपक्ष को या कभी अपने प्रतिद्वंदी को हम कमजोर नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है। कोई भी चुनाव हम अपने काम के बल पर, कार्यकर्ता की मेहनत के बल पर और अपने संगठन तंत्र के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। उस बल पर हम चुनाव जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी बंटवारा ही तो करती है, चाहे वो अपनी पार्टी के में करती हो, जात में करती हो, धर्म में करती हो। और अब तो मिजोरम और असम का भी बंटवारा कर दिया उन्होंने। वहाँ गोली से, मिजोरम की गोलियों से असम के पुलिस भून दिए गए हैं। ये बंटवारे से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, चूंकि उनके ब्लड में बंटवारा हासिल है तो वही काम करते हैं। कितना भी ये बंटवारा कर लें, देश और प्रदेश की जनता इन्हें समझ चुकी है। 2023 के चुनाव में मिलेगा इन्हें बाबा जी का ठुल्लू। इतने बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग करेगी। आने वाले दिनों में हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को आना है। भारतीय जनता पार्टी का तिलस्म जनता में टूट चुका है, और जब तिलस्म टूट चुका है तो ईवीएम देवी भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। मिश्रा और एक अलग तीखी प्रतिक्रिया थी भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम घोषित हुई है उस पर। और चुनौती अपार है, नई टीम कितनी तैयार है, इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जोड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को भी देखते हैं। संदीप, नई टीम घोषित हो गई है, और ये नई टीम जो बनाई गई है, इसमें क्या ये माना जाए कि 2023 की तैयारी नजर आ रही है कि हर वर्ग को साधने का प्रयास किया, हर वर्ग तक पहुंचने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी?
बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती है कि जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कहा कि हर कार्यकर्ता को काम वो देना चाहते हैं, लिहाजा कोई भी कार्यकर्ता खाली न बैठे, हर कार्यकर्ता व्यस्त रहे और हर कार्यकर्ता जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद बराबर रखे। और जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही, बूथ को मजबूत करने की बात हो रही है, उसी और एक तरह से ये बढ़ाया गया कदम है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कमजोर बूथ हैं उनको मजबूत करने की कवायद कर रही है, तो एक तरह से ये जो कदम उठाया गया है ये उसी ओर जाता है, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं का विभाजन होगा, जब उनका काम का विभाजन हो जाएगा, जिलों का विभाजन हो जाएगा, तो छोटे छोटे स्तर में वो कार्यकर्ता जाएंगे और उनका जो वहां के निचले स्तर पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे और वो जो आने वाली चुनौतियां हैं उनसे सामना करने के लिए उनको तैयार करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। उपचुनाव है, फिर उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव, हालांकि अभी पीछे है लेकिन नगरीय निकाय चुनाव तो होगा, और उसके बाद फिर 2023 चुनाव की तैयारी करना है। तो इन सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी से कमर कस चुकी है। काम का विभाजन किस तरह से करना है और काम आसान किस तरह से करना है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से दिखा दिया है। जी। लेकिन संदीप, मैं ये भी समझना चाह रहा था, जो काम का बंटवारा किया गया, अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, हर वर्गों को काम सौंपा गया है, लेकिन आज बीडी शर्मा ने एक बात और कही है कि हम कभी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानते। यानी एहसास तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, यहाँ तो ये एहसास हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, और कहीं न कहीं दमोह के बाद ये एहसास हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दमोह में कुछ भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसे ही मुगालते थे कि वो आसानी से चुनाव जीतेंगे, लेकिन दमोह में ऐसा कुछ नहीं हुआ और करारी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये समझ में आ चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि अब उनके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो कोई एक आम आदमी नहीं है, वो एक अच्छा रणनीतिकार है जो धीरे धीरे करके अपने फूंक फूंक करके कदम बढ़ा रहे हैं और मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार भी किया है कि वो अपने प्रतिद्वंदी को कहीं से भी कम नहीं आंकते हैं, क्योंकि अगर कम आंकेंगे तो फिर वो भी कमजोर पड़ेंगे। इसलिए अगर प्रतिद्वंदी के सामने खड़े रहना है तो उसको कम कभी भी मत आंको। इसीलिए यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुले तौर पर कहा है, और यही चीज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से भी कहा है कि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो कोई भी कमजोर नहीं है, आपको उनके सामने डट कर रहना है और सामना करना है, आखिरी समय तक सामना करना है। जिस तरह से कल पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी बयान आया था कि आखिरी के 3 दिनों में कांग्रेस हारती है तो मजबूत रहना है। लिहाजा इन सब चीजों को देख करके भाजपा फिर और मजबूत होगी, क्योंकि जो कांग्रेस अगर मजबूत होने की बात करती है तो भाजपा उससे एक कदम आगे रहने की कोशिश करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। आप बता रहे थे आज जिस तरह बीडी शर्मा जी से बात हुई है और उसके बाद कल रात जो सूची आई उसको लेकर। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अरुण कुमार द्विवेदी जी हैं, जिला प्रभारी हैं जबलपुर के, अभी बनाए गए हैं ग्रामीण के, और विभा पटेल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, और साथ ही सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। अरुण द्विवेदी जी, आपको भी प्रभारी बनाया जबलपुर ग्रामीण का। ये जो प्रभार अलग अलग सौंपे गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या ये माना जाए कि 2023 की तैयारी की तरफ बीजेपी बढ़ चली है? अरुण जी, चलिए मैं वापस विभा पटेल जी के पास चलता हूं। विभा जी मेरे साथ जुड़ी हैं। विभा जी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का काम है, सबके पार्टी के अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी टीम बनती है, लेकिन कल आप भी अपनी तैयारियां कर रहे थे 2023 की तरफ आगे बढ़ने की, और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और उन्होंने माना है, बीजेपी ने भी, कि हम कभी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानते। पर इसमें जो टीम घोषित की है, अलग अलग प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष बनाए हैं, उसमें हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास है बीजेपी का। विभा जी, आपसे मेरा सवाल था। विभा जी, चलिए मैं अरुण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार, सुन रहा हूं। अरुण जी, आपको प्रभारी बनाया है ग्रामीण जबलपुर का, और जो टीम घोषित की है, तो क्या ये माना जाए कि 2023 की तरफ बीजेपी बढ़ चली है? नहीं, ये तो पार्टी की संगठनात्मक एक व्यवस्था है कि जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी टीम घोषित करते हैं
तो उसमें अपने पदाधिकारी और संगठन के प्रभारी जिलों के बनाने पड़ते हैं, तो उसी व्यवस्था के तहत बनाया गया है। तो जी, जी। तो इसमें ये भी कहा जा सकता है कि सबको जो कार्यकर्ता है सबको काम देकर व्यस्त भी रहेगी पार्टी के लोग और काम भी अलग तरह से कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काम के आधार पर ही व्यवस्था दी जाती है ना। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने काम करने वाले लोगों को ही अपनी टीम में जगह दिया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी के मंशा के अनुरूप हम सब लोग काम कर पाएंगे। और पार्टी को जिन क्षेत्रों में हम लोगों को भेजा गया है, जिन जिलों में, तो पार्टी को निचले स्तर तक ले जाकर और स्थानीय स्तर तक या बूथ स्तर तक मजबूत करने का असंभव हम लोगों का एक प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा। चलिए, आप बने रहिए। विभा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी जी जी। मैं यही कह रहा था, कल आपके यहाँ भी बैठक चल रही थी और कमलनाथ जी ने भी कहा है कि 3 दिन की तैयारी नहीं बल्कि हमें लगातार तैयारियां करना पड़ेंगी चुनाव की। पर आज कांग्रेस बीजेपी ने भी ये माना है कि हम प्रतिद्वंदी को कभी अपने कमजोर नहीं मानते और अब बूथ तक जाने की, वैसे तो बीजेपी हमेशा बूथ की तैयारी करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग टीम तैयारी की गई है और मकसद वही है कि 23 तक हम इस कवायद को आगे चलाते रहे। तो क्या ये मानते हैं कि जिस तरह से तैयारी बीजेपी की चल रही है थोड़ा सा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए कोई मुश्किल नहीं होता जी। लोकतंत्र में। ये बात सही है कि कभी विपक्षी को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन ना तो अब संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वो बात रही है और न ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता में वो बात है। देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में संगठन की जो प्रक्रिया है वो केवल आज ही नहीं, हमेशा चलती रहती है और हमारा कार्यकर्ता लगातार वहां पर उपस्थित रहता है। भारतीय जनता पार्टी परसों से जो सत्ता में है उनको मुगालता अवश्य हो सकता है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन वास्तविकता यही है कि आज जो लोकतंत्र में लोक का बहुत महत्व होता है और लोक के आधार पर ही तंत्र चलता है। तो देखिए लोकतंत्र में जनता जब जिसके साथ होती है उसी की विजय हासिल होती है। आज जितने मुद्दे आप प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे किसानों को देखें, आज किसानों की मूंग तुलाई नहीं हो रही है, उससे किसान परेशान है। जिस तरह से पिछड़े वर्गों पर इन्होंने लाठीचार्ज करवाया उससे आज पिछड़ा वर्ग परेशान है। महिलाओं में अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। महंगाई में हम सब देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पूरे देश में सबसे अधिक कीमतें मध्य प्रदेश में हैं। तो ये जो मुद्दे होते हैं उससे जनता आज आम जनता त्राही त्राही कर रही है, और जब जनता त्राही त्राही कर रही होती है तो चुनाव में बहुत किसी और को जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती, जनता स्वयं जवाब देती है। जी, अरुण द्विवेदी साहब जवाब देंगे आप? वो कह रहे हैं भले आप कितनी टीम बना लीजिए लेकिन कांग्रेस भी इस बार कमजोर नहीं है, बल्कि मुद्दे इतने हैं कि आप कह रहे हैं बूथ तक जाने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन हर बूथ का आदमी भी ये समझ रहा है कि सरकारें असफल है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ना। एक तरफ तो बहन जी ये बोल रही हैं है ना कि लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है ना, तो दिल्ली में जनता किसके साथ रही राष्ट्रीय स्तर पर या देश में, है ना, प्रदेश स्तर की भी झांकी आपके सामने है ना। मैं उन बातों पर न जाके एक बार निवेदन आपसे जरूर कर रहा हूँ जी, है ना। केवल राजनीतिक क्षेत्र का विषय नहीं, मुद्दे तो एक नहीं अनेक हो सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठ के हम लोग पर्याप्त रूप से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जब कोरोना काल में, है ना, जब पूरी दुनिया में भयावह स्थिति थी, है ना, जब कांग्रेस के सभी लोग शीर्षस्थ नेता से लेकर और नीचे स्तर तक सब लोग ट्विटर पर काम कर रहे थे, है ना, अफवाहें फैला रहे थे कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन लगेगी तो बुखार आ जाएगा, कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उन कोरोना पीड़ित परिवारों के पास जाके न केवल उनकी दवाइयों की व्यवस्था, वो कैसे रह रहे हैं, उनको हॉस्पिटलिटी की क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। माननीय मोदी जी ने 6 महीने का राशन दे दिया, है ना, ताकि लोगों को घरों में परेशान न होना पड़े। तो देखिए क्या है, किसानों की स्थिति अभी बहन जी बता रही थी, है ना, कमलनाथ जी ने किसानों के साथ क्या किया, ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है ना। पूरा प्रदेश देख रहा है कि किसानों को जो सब्सिडी हमारी सरकार दे रही थी 1.5 साल में इन्होंने बंद कर दिया। तो देखिए किस मुद्दे पर ये बात करेंगे, न ये किसी मुद्दे पर बात करने की स्थिति में है। नहीं, लेकिन मुद्दे तो है ना, महंगाई जैसे मुद्दे तो है जिस पर वो बात करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना कि किसी भी मुद्दे पर
एक नहीं, किसी भी मुद्दे पर आपने देखा, राष्ट्रीय स्तर से लेके और यहाँ तक, ये क्या है कि केवल मुद्दों को भ्रमित करते हैं, मुद्दों को भ्रमित करके और कमरे के अंदर ऑफिस में बैठ के ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, तो आपको क्या यही जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भ्रम को दूर करना और जनता के नजदीक जाना? नहीं, मैं तो आपने कहा कि नहीं, मैं आपसे समझ रहा हूँ, बीडी शर्मा जी कह भी रहे थे कि जो भ्रम है उसको दूर करना भी हमारी टीम का काम होगा, तो क्या ये भी एक काम हो? बिल्कुल भाई, इन लोगों ने जो भ्रम फैलाया है लोगों के बीच में, तो ये भी जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इन लोगों ने जनता के बीच में, जो किसानों के बीच में, आम जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में अपने कोरोना वायरस के संबंध में इन्होंने जो भ्रम फैलाए हैं, उस भ्रम को भी हम लोगों को दूर करना है जी। इनके अफवाह में पड़ने की जरूरत नहीं है जी। विभा जी से जवाब लेता हूँ। विभा जी, उनको लग रहा है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं और एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के बाद भी गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, इन लोगों को असल में ट्रेनिंग दी जा रही है भ्रम दूर करने की नहीं, भ्रम फैलाने की। क्योंकि कोरोना काल में जनता ने देखा किस तरह की अव्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन इनको मिली नहीं, इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें ऑक्सीजन दिलवाइए। कांग्रेस पार्टी यदि उस समय चाहती तो हर जगह पर धरना प्रदर्शन कर सकती थी और जो भी सच्चाइयां थी वो जनता के सामने ले जा सकती थी, लेकिन हमने जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमने भ्रम फैलाने का काम नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे नेताओं ने जहां हमसे बन पड़ा वहां हमने सहयोग किया और पूरा सहयोग किया। इनकी तरह फर्जी कागजों में राशन नहीं बांटा, इनकी तरह रेमडेसिविर की या अन्य दवाइयों की किल्लत होने के नाम पे ब्लैक कालाबाजारी नहीं की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पे। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थितियां हो रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मुरैना में रेत माफिया ने वन अमले के ऊपर गोलीबारी करके और जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा कर ले गए हैं। माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आम जनता परेशान है और ये लोग इस बेशर्मी से जवाब देते हैं। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि हमें दाह संस्कार के लिए हमारे भाइयों को लाइन में लगना पड़ा हो। कभी आपने अपनी जिंदगी में मनोज जी ऐसा देखा है? लेकिन कोरोना में ऐसी स्थितियां निर्मित हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ता और प्रवक्ताओं की आदत है कि जब वे अपने पक्ष में रखने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं, लेकिन अब वो ये भी विभा जी अब ये भी जिम्मेदारी इन लोग को सौंपी गई है कि जो केंद्र की और राज्य की सरकारें काम कर रही, जितने लोगों को अभी प्रभारी बनाया गया है उनसे कहा है कि जा के आपके भ्रमजाल को तोड़ना है, जिसका वो भी जिक्र कर रहे थे अभी द्विवेदी साहब भी। तो क्या कांग्रेस भी कुछ ऐसा करेगी? जी, जिस तरह से उन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो नई टीम तैयार की है, इनको सबको जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार ने जो जनता के हित में काम किए हैं उनको लेकर आपको जाना है और जो भ्रम आप फैला रहे हैं उसको दूर करना है। तो क्या कांग्रेस भी इसका जवाब ऐसा ही कुछ देगी? कांग्रेस ना भ्रम की राजनीति करती है और ना भ्रम में रहती है। कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा वस्तु स्थिति में काम करता है। आज जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कार्य विभाजन पहले ही हो चुका है और हमारे यहाँ हर वरिष्ठ व्यक्ति को एक संगठन के साथ इस तरह से संगठन, जो विभिन्न हमारे मोर्चा संगठन हैं, हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, उनकी काम किस तरह से उनसे काम लेना है, किस तरह से उनको विभिन्न जिलों में काम करवाने के लिए हमारे कार्यकर्ता को एक्टिव करना है, ये सब जिम्मेदारी पूर्व से ही दी हुई है और हमारे सारे संगठन अपने अपने स्तर पर मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों सारे काम कर ही रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव के लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता जिला और जिले में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। 15 सालों में इनकी जो कार्य प्रणाली है उसे हर कार्यकर्ता अच्छी तरीके से समझता है। दरअसल वर्तमान में जो इनकी सरकार बनी है वो जनता के द्वारा बनी हुई चुनी हुई सरकार नहीं है, ये नोटों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। इसीलिए डर इनको ज्यादा है, भय इनको ज्यादा है और ये लोग असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं, इसीलिए इस तरह की। अरुण जी, ऐसा कुछ है क्या जैसा विभा जी कह रही? ये कह रहा हूँ कि कोरोना काल की बात अभी बहन जी कर रही थी, है ना, शायद भूल गई होंगी। कांग्रेस के लोगों को भूलने की जल्दी आदत है। जब पहली लहर आई थी, आप लोगों को ध्यान होगा, है ना, तो कमलनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री थे तो इंदौर में फिल्म फेयर अवार्ड में लगे थे। आपको अगर याद हो, है ना, सबको याद है। वो आपने बहुत याद दिलाया, बीजेपी यही बार बार याद दिलाती जी। और दूसरी बात भी याद दिलाना चाहता हूँ
कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया है और शपथ लेकर और सीधे वो जाके अधिकारियों के साथ बैठ के, है ना, कोरोना के संबंध में बैठक करके और इसके लिए क्या संभव व्यवस्था हो सकती है, मध्य प्रदेश सरकार क्या कर सकती है, उसके लिए उन्होंने रात भर अधिकारियों के साथ बैठक की। तो एक आपके नेता है मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे, है ना, कि वो कोरोना काल में कोई चिंता न करते हुए और फिल्म फेयर अवार्ड में लगे थे, है ना। और मैं इस तरह की भाषा, निचले स्तर की भाषा में जाना नहीं चाहता जो बहन जी बोल रही हैं। और एक हमारा मुख्यमंत्री है कि शपथ लेने के बाद सीधे अपने प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की हिफाजत के लिए वो क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या संसाधन है, उन संसाधनों में हम क्या इजाफा कर सकते हैं, तो इसकी चिंता में लगे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी। तो अरुण जी तो क्या हर प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष आपका तैयार हुआ है, हर प्रकोष्ठ की जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई, जिला प्रभारी अलग बनाए गए, ये प्रभारी किस तरह से काम करेंगे और प्रकोष्ठ के लोग क्या काम करेंगे? क्या यही है कि सरकार ने जो काम किए उनको जनता तक पहुंचाना आपका काम होगा और बूथ लेवल तक लोगों को जोड़ना? बिल्कुल, देखिए हम लोगों को जो काम पार्टी का है ना, तो एक तो सरकार जो काम करती है उस सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना, तो ये तो हमारा लक्ष्य रहता ही है। और लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से हमारी पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बने, हर बूथ में हर वर्ग के व्यक्ति को हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व मिले, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के सिद्धांत से अछूता न रह जाए, उस काम में हम लोग लगते हैं। उसके लिए पार्टी संगठन ने हम लोगों को जो काम दिया है उसके लिए हम लोग भरसक मतलब राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जो बढ़ते रहे। बिल्कुल बढ़ते रहे हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे जी। राष्ट्रवाद को लेकर जा रहे हैं विभा पटेल जी, फिर नहीं विभा जी, राष्ट्रवाद की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी। चलिए विभा जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही शायद, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा अरुण जी, ये जो पूरी एक टीम तैयार हुई है आपकी, अभी आपके सामने उपचुनाव भी है, 3 विधानसभा के उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा का। उस बीच में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 23 की तरफ बढ़ चलेंगे, तो क्या कुछ और भी अभी सूचियां सामने आएंगी जिसमें और अन्य जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्योंकि कई बार अभी आपके यहाँ कुछ नई चीजें भी देखने को मिली, सिंधिया के लोग शामिल हुए, अब तो सभी भारतीय जनता पार्टी के हो गए। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि सिंधिया को इस सूची में, सिंधिया के लोगों को जगह नहीं मिली है। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ सत्ता और संगठन का पर्याप्त समन्वय है ना। हर कोई व्यक्ति सत्ता में जा नहीं सकता, हर कोई व्यक्ति संगठन में जा नहीं सकता, है ना। तो जो सत्ता के काम करने लायक कार्यकर्ता है उनको सत्ता का काम पार्टी ने दिया है, जो संगठनात्मक दृष्टि से काम कर सकते हैं उनको पार्टी ने संगठनात्मक दृष्टि से काम किया है। ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है कि उनके कार्यकर्ताओं को नहीं मिला या इनके कार्यकर्ताओं को नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही विभा जी मेरे साथ जुड़ी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की है और ये सूची अलग अलग प्रभारी बनाए गए, इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि बीजेपी भी ये मानकर चल रही, जैसा खुद बीडी शर्मा जी ने कहा कि हम अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते। और बिल्कुल सच है, दमोह में भी देखा है, 2018 में भी देखा है। और जब सबक आप ले लें, अपनी गलती को सुधार लें, तो इसी को सुधार कहते हैं और इसी को आगे बढ़ने का रास्ता कहते हैं। लेकिन आप यदि ये सोच लें कि हम ही सब कुछ कर लेंगे तो ये होता नहीं है। और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ रही, इसीलिए एक अलग राह पर बढ़ने की तैयारी में है। चुनौती बहुत है, बीजेपी मान रही है, चुनौती अपार है, पर नई टीम कितनी तैयार है तो ये आने वाले दिनों में नजर आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर। नमस्कार।